ये गारंटी एक जिम्मेदार नागरिक के नाते आपका एक वोट मध्य प्रदेश को नंबर 3 पे ले जा सकता है जी। डबल इंजन को दिया आपका हर वोट एमपी को टॉप 3 में पहुंचाएगा। ग्वालियर चंबल की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी का विजन बता रहे हैं, तो साथ ही जनता के एक एक वोट की क्या अहमियत है वो भी बता रहे हैं। चुनावी साल में एमपी के 8वें दौरे पर आए पीएम मोदी ने 19,000 करोड़ की सौगात प्रदेश को दी। अपने संबोधन में पीएम ने ग्वालियर चंबल के सपूतों और बीजेपी के नेतृत्व को भी याद किया। कुशाभाऊ ठाकरे, राजमाता सिंधिया और अटल जी को याद करते हुए पीएम ने ग्वालियर की मिट्टी को प्रेरणा बताया, तो साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुर्सी में उलझे लोगों को भारत का विकास पसंद नहीं। अगर 9 साल में इतना काम हो सकता है तो 60 साल में कितना हो सकता था। उनके पास भी मौका था, वो नहीं कर पाए। ये उनकी नाकामी है। वो तब भी सिर्फ और सिर्फ एक परिवार का गौरव गान करते थे। आज भी वही करने में वो अपना भविष्य देखते हैं। पीएम मोदी ने विकास के साथ परिवारवाद पर भी कांग्रेस को घेरा, तो अपने भाषण में डबल इंजन के जरिए फिर अपनी गारंटी दोहराई। भाषण से पहले प्रधानमंत्री मोदी की सीएम शिवराज और चुनाव समिति के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से खास केमिस्ट्री दिखाई दी, जिसके राजनीतिक गलियारों में कई मायने हैं। इधर कांग्रेस पीएम के हमलों को अपने नजरिए से देख रही है और चुनावी साल में अपने दावे पेश कर रही है। अचानक एक महीने जब चुनाव को बचा है तब इन्हें सौगात देने की याद आ रही है। लगातार मध्य प्रदेश के दौरे पे आ रहे हैं, लगातार अपने सांसदों को विधानसभा में भेज रहे हैं। उन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि उनके सांसदों ने भी कोई काम नहीं करा है। केंद्र की 10 साल की सरकार में अगर उनके सांसद अपने क्षेत्र के विकास के लिए कुछ करते तो उनको ये नौबत नहीं आती थी, उनको विधानसभा में भेजते। विंध्य, बुंदेलखंड और मध्य क्षेत्र का पीएम दौरा कर चुके हैं। अब ग्वालियर चंबल के बाद पीएम मोदी महाकौशल में हुंकार भरेंगे। ये दोनों ही इलाके बीते चुनाव में बीजेपी के लिए चुनौती बनकर उभरे थे। पीएम चुनावी सभा कर जमीन मजबूत कर रहे हैं, तो दिग्गजों को उतारकर बीजेपी अपनी जीत सुनिश्चित। अब देखना होगा कि चुनाव की ये स्ट्रेटेजी बीजेपी के लिए क्या कमाल दिखाती है। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या टॉप 3 का विजन बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाने में मददगार साबित होगा? सवाल नंबर 2, क्या कांग्रेस की गारंटी को पीएम अपनी गारंटी से कमजोर कर रहे हैं? सवाल नंबर 3, क्या पीएम मोदी का दौरा ग्वालियर चंबल के समीकरण बदलेगा? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है टॉप की गारंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश का एक और दौरा, निरंतर मध्य प्रदेश आना और मध्य प्रदेश में पार्टी के लिए कैंपेनर मोदी के तौर पर उन संभावनाओं को मजबूत करना जिन्हें आप और हम चुनावी संभावनाएं कहते हैं। प्रधानमंत्री पर आज एक बड़ा श्रवणीय गीत भी वहाँ बजता रहा निरंतर कि मध्य प्रदेश के दिल में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश। इस थीम पर एक गीत भी था। ये तय है कि इन 4 राज्यों के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज और उनकी छवि एक बड़ा फैक्टर बीजेपी मानकर चल रही है कि ये मतदाता को लुभाने में और मतदाता को भारतीय जनता पार्टी की तरफ खींचने में बहुत अहम रोल प्ले करेगा। और कारण साफ है, कोई रहस्य नहीं है उसके पीछे। दुनिया में लोकप्रियता की रैंकिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे हैं और जाहिर तौर पर पूरे भारत की भी बात करें और ख़ास तौर से हिंदी बेल्ट की बात करें तो वहाँ भी उनकी लोकप्रियता निर्विवाद है पूरे भारत में और ख़ास तौर से हिंदी पट्टी में। तो बीजेपी ये जानती है कि एक करिश्माई नेता कई बार चुनाव के समीकरणों को इतनी गहराई से प्रभावित करता है कि बहुत सारे राजनीतिक पंडित जो सोचते हैं उससे कुछ अलग हटके भी ऐसा मैंडेट सामने आता है जो ये बताता है कि एक अच्छा नेता, एक अच्छा कैप्टन
बहुत सारी चीज़ों को अपनी तरफ मोड़ सकता है, अपनी टीम की तरफ मोड़ सकता है। क्या वाकई ऐसा होगा, ये तो मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजे बताएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज साफ तौर पर फिर एक बार कहा कि अगर आप मध्य प्रदेश को टॉप 3 में ले जाना चाहते हैं, और बार बार उनके मुंह से हमने इसके पहले इतना स्पष्ट नारा ये नहीं सुना जो डबल इंजन की आज उन्होंने कम से कम 3-4 बार बात की। तो वो एक फार्मूले के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि डबल इंजन यानी विकास की गारंटी, और विकास की गारंटी यानी नरेंद्र मोदी। ये बात भी वो बार बार कह रहे हैं। फिर वही सवाल है कि कितना कारगर होगा, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उनकी कोशिशों में कोई कमी नहीं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ लगातार प्रधानमंत्री के दौरे। आज इसी पर बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, प्रवक्ता हैं प्रदेश के, पूर्व अध्यक्ष हैं नागरिक आपूर्ति निगम के, चुनावी रणनीतिकार। बहुत स्वागत। धन्यवाद। जितेंद्र मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत, युवा नेता हैं। मनोज सैनी एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथी बंसल न्यूज़ के, बहुत स्वागत उनका। मनोज, पहली टिप्पणी आपकी। आपने भी सुना होगा प्रधानमंत्री का भाषण। ग्वालियर चंबल की केमिस्ट्री मंच पर तमाम बड़े नेता, और इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी कुछ मंच पर गुफ्तगू हुई चंद मिनटों की, और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो कि खुद ग्वालियर चंबल से एक विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी भी हैं, उनसे भी बात हुई। किस तरह आप देखते हैं? आज साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगर आप इसको मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आपको वोट तो करना ही है, और भारतीय जनता पार्टी बेहतर विकल्प है, ये दावा भी किया। कैसे देखते हैं आप? जी देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी और खासकर प्रधानमंत्री के दौरे को हम देखते रहे, कवर भी करते रहे, तो एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि ये पूरा चुनाव विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ जाए और विकास की लाइन पर हम आगे बढ़े। लेकिन करीब करीब आप देखिए, आज पहले 94, आज यदि हम चंबल ग्वालियर को जोड़ लेते हैं तो 130 के लगभग विधानसभा को वो कवर कर चुके हैं बड़ी ही आसानी से। मुझे लगता है बड़ी लंबी रणनीति पहले से रही होगी भारतीय जनता पार्टी की, और अब जब महाकौशल और छतरपुर यानी फिर से एक बार बुंदेलखंड में पहुंचेंगे तो ये सीटों की संख्या और बढ़ जाएगी। तो ये माना जाए कि प्रधानमंत्री की शायद ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी की कि 230 सीटों तक प्रधानमंत्री की जो बात है वो पहुंच जाए। उसमें बात है विकास की गारंटी, उसमें बात है सनातन की, उसमें बात है कांग्रेस के ऊपर लगातार जो आरोप जिस तरह से वो लगा रहे हैं, कांग्रेस निशाने पर रहती। पहले हमने देखा था जब भोपाल पहुंचे तो 60 से 70 बार करीब करीब उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया था। आज थोड़ा सा कम लेते दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने अपनी बात ज्यादा की। तो कुल मिलाकर ये समझ आता है शरद जी कि भारतीय जनता पार्टी अपने सामने मतलब मोदी के मन में मध्य प्रदेश के मन में मोदी, और उसी को लेकर आगे बढ़ने की तैयारी में है। चंबल ग्वालियर बहुत महत्वपूर्ण है। पिछली बार साथ नहीं दिया था, इस बार साथ आने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे वहां से प्रत्याशी बना दिए गए, तो इसमें चिंता भी है। और कहीं ना कहीं इसमें यह भी समझ आ रहा है कि बीजेपी अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही। मैं बिंद में हूं, आज बिंद में भी लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे थे। बिंद से ही प्रधानमंत्री ने अपने दौरे की शुरुआत की थी, बिंद से आज चंबल ग्वालियर तक पहुंचकर, और अगला जो दौरा है महाकौशल और फिर से एक बार बुंदेलखंड में देखने को मिलेगा। तो ये समझ आ रहा है कि बीजेपी कितनी गंभीर है और इसके पीछे चिंता भी है। बिल्कुल, और ये समय भी गंभीरता का ही है, गंभीर होने का ही है, और एक टीम में बदल जाने का है, चाहे बात बीजेपी की करें या कांग्रेस की करें। आपके टीम लीडर्स तो पूरा पसीना बहा ही रहे हैं, लेकिन नंबर 10 पर भी बैटिंग करने आने वाले बल्लेबाज को कमर कसनी होगी, और ये कहना होगा कि हाँ, इस 2023 के चुनाव में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, और यही वो टीम वर्क है जो कारगर साबित होता है। जितेंद्र जी, कांग्रेस अपनी तैयारियों को अपने अंदाज में लेकर आगे बढ़ रही है, जो उसका तरीका है, जो उसकी शैली है, और बीजेपी से जाहिर तौर पर वो भिन्न होती है, और यही वजह है कि आपके यहाँ इसको लेकर बेचैनी और परेशानी भी हम नहीं देखते कि बीजेपी में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, तमाम बातें हैं। बहरहाल, प्रधानमंत्री का बार बार आना, जिस तरह से उन्होंने कहा कि अगर आप ले जाना चाहते हैं मध्य प्रदेश को आगे तो डबल इंजन है और गारंटी है विकास की, तो ये भारतीय जनता पार्टी है, ये मैं भी हूँ और मेरे साथ डबल इंजन है। जी देखिए शरद जी, आज प्रधानमंत्री का 8वां दौरा मध्य प्रदेश का हुआ। आज वो धार देखने में नहीं आई जो प्रधानमंत्री के भाषणों में अमूमन देखने में आती है। पता नहीं क्या कारण है। आज कांग्रेस को भी आपने देखा कि इतना कोसा नहीं जितना वो हर सभा में, हर भाषण में कोसते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब उनके भाषण की और उनके सभाओं की समीक्षा होती होगी तो ये बात निकल के सामने आती होगी कि आप भी लगातार शासन में बैठे हैं, आप एक पार्टी को जो सरकार से बाहर है कितना कोस सकते हैं।
बहुत वोट आपने उनको कोस कोस के लिए, अब आपको अपने विकास पे बात करनी होगी। अभी मैं सुन रहा था सैनी जी को, उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर चुनाव की शुरुआत में विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आखिरी में वो जात पात पे, धर्म और सांप्रदायिक बातों पर आ जाती है। इससे छुपा हुआ नहीं है, और मध्य प्रदेश में भी मुझे लगता है वही प्रयोग होने जा रहा है। एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, आज प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बात की कि टॉप 3 के प्रदेशों में ले जाने के लिए वोट मांगा उन्होंने। आप कौन से टॉप 3 की बात कर रहे हैं? किस योजना के माध्यम से? कुछ रोड मैप तो समझ में आए कि ऐसी कौन सी योजना आपने अभी लागू कर रखी है कि आपको टॉप 3 में ले जाने की दिशा में उसको गति प्रदान करने के लिए वोट मांग रहे हैं? एक भी मध्य प्रदेश सरकार की योजना का जिक्र आज प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं निकला। मुझे लगता है जब आपके पास रोड मैप नहीं है तो आप कैसे बात करेंगे? आपने 4.5 करोड़ लोगों को राशन देना चालू कर दिया। यह मध्य प्रदेश में विकास की दिशा में रोड मैप है आपका? आपने आज कौन सा ऐसा योजना जो मध्य प्रदेश सरकार की बहुत बड़ी योजना थी जिसके माध्यम से आप गति पकड़वा देते, उसका जिक्र नहीं किया। आज रानी लक्ष्मीबाई को आप भूल गए, जिसका ग्वालियर से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा नाम है, उसका जिक्र करना जरूरी नहीं समझा आपने, क्योंकि बगल में ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठे थे। तो आपने उस बात को, आपने बहुत सारे लोगों का जिक्र किया लेकिन रानी लक्ष्मीबाई का जिक्र करने। अच्छा, बात यह की जाए कि आज 18.5 सालों की सरकार में अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लगातार आना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं मनोज जी की बात की पुष्टि करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर शरद जी चिंता भी है। आप ये बताइए, आज मध्य प्रदेश की हालत भी पर विचार होना चाहिए। भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर मध्य प्रदेश है। प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार में मध्य प्रदेश कहां पर खड़ा है? नंबर 1 पर खड़ा है मध्य प्रदेश। आज मध्य प्रदेश में छोटी बच्चियों पर अत्याचारों में नंबर 1 पर मध्य प्रदेश खड़ा है। आज आप ये बताइए कि 4.5 करोड़ लोगों को आप गरीबी रेखा के नीचे राशन देने की बात करते हैं और कहते हैं मध्य प्रदेश में 18.5 सालों में हमने विकास की दिशा में काम किया है। मध्य प्रदेश में शरद जी, आज जो प्रधानमंत्री ने बात की है, अगर उसको ये स्वीकार, अरे महिला आरक्षण पे 33% की बात, एक बार तो कहते कि कांग्रेस के शासनकाल में भी इसमें एक सदन में पास हुआ था, आपने उसका जिक्र। और अगर शरद जी, मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, अगर महिला आरक्षण गिरा था तो अटल बिहारी वाजपेयी के वोट से, आडवाणी जी के वोट से, जसवंत सिंह और राम जेठमलानी के वोट से ये 33% आरक्षण। डॉक्टर एक तो मैं क्लियर कर दूं, तीनों ने पक्ष में वोट डाला था शरद जी, आपको तो पता ही है ना। हमारे ये यूपीए के घटक दल अलग हो गए थे, लालू और ये सब, तो ये फैक्ट के फाइंडिंग में गलत तथ्य आ गया है। जितेंद्र जी जरूर उसको पुनरीक्षित करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे दलगत समेत राज्यसभा में महिला आरक्षण के पक्ष में मतदान किया था। अब दूसरी बात पे आ जाता हूँ मैं। खैर देखिए, बहुत अच्छी बात है कि आज विकास की बात हो रही। शरद जी 17 साल प्रधानमंत्री नेहरू जी रहे, 16 साल उनकी बिटिया रही इंदिरा जी, और उसके बाद के तो मैं अभी गिन ही नहीं रहा हूँ। उस दौरान आपने देखा होगा ग्वालियर चंबल में चरम पर बागी होते थे। मैं डकैत को नहीं गिन रहा हूँ शरद जी, डकैत और बागी में बहुत अंतर होता है। बागी वो व्यक्ति होता है जो कमज़ोर होता है, गरीब होता है, अनुसूचित जाति जनजाति का होता है, जिसका शोषण करने पे वो बगावत सिस्टम के खिलाफ करता है। जब सिस्टम बड़े लोगों के पास, उच्च जाति के लोगों के पास, धनाढ्य लोगों के पास होता है, तब इस प्रकार की व्यवस्था देखने में आती, जिसके लिए ग्वालियर चंबल जाना जाता था। आज शरद जी आप भी घूमने जाते हैं, ग्वालियर चंबल सरसों के लिए जाना जाता है। सरसों की सबसे बड़ी खेती मुरैना और आसपास से लेके आप जाएंगे, जैसे ही दिल्ली से इधर आएंगे आप, तो आपको पीले पीले फूलों की, मतलब बिहड़ तो भूल ही जाइए शरद जी, आपको दिखाई देंगे। तो मुझे लगता है ये इसकी जो पिछले 10 वर्षों में इसमें काम हुआ है, बहुत अप्रतिम काम हुआ है। फिर दूसरी बात आपने बोला, हाँ भारतमाला प्रोजेक्ट की हम बात कर लें, स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क की बात कर लें, ये सब ग्वालियर से निकलती है शरद जी। और इसके बाद अब आज की हम दिल्ली बड़ौदा एक्सप्रेस हाईवे की बात कर ले, जिसकी आज बात हुई है शरद जी। तो सर आप मानकर चलिए, ये जो प्रोजेक्ट है, इससे 10 घंटे में व्यक्ति दिल्ली से बड़ौदा जाएगा, जिसमें कि हमारे प्रदेश से भी बहुत सारी जगह से ये गुजर रहा है, जिसका लाभ आपको मिलेगा। तो हम इस पर वोट मांगना चाहते हैं। और हम अब देखिए, जब कांग्रेस चरम पर थी शरद जी, मैं ओपनिंग रिमार्क में इस बात का उल्लेख करना चाहूँगा, 47 में कांग्रेस चरम पर थी, नेहरूवियन कांग्रेस की बात कर रहा हूँ मैं, तो पाकिस्तान का जन्म हो गया था, धर्म आधारित एक राष्ट्र का। तो जो हिंदू मुसलमान पे चले उनने देश बना लिया था, हम रह गए थे सेक्युलर।
फिर उसके बाद जब तक कांग्रेस रही, पाकिस्तान की इकोनॉमी और सरकारें चलती रही। जैसे ही भारत में कांग्रेस का वाइंड अप होना शुरू हुआ, तो आज भारत मोदी जी के राज में दुनिया की 5 इकोनॉमी में से है, और वहीं पाकिस्तान और कांग्रेस दोनों धरातल पर हैं। दोनों अपने 10% वोट बैंक के लिए कांग्रेस भी संघर्ष कर रही है जिससे नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सके, और वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की इकोनॉमी आप सबको मालूम है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारे संसाधन होने के बाद ना भारत के संसाधन बदले ना पाकिस्तान के बदले हैं। यदि नेता, नीति और नीयत गलत होती है तो गवर्नेंस खराब होता है शरद जी, और देश बर्बाद होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण पाकिस्तान है, और कांग्रेस के अधीन चलता हुआ भारत रहा है जो उस गति से नहीं चल पाया। हमारा फ़र्क इतना है, हमने आपको बताया कि हमको नंबर 10 पर इकोनॉमी मिली शरद जी, ये तो तथ्यात्मक है ना। हम उसको 5 पर लेकर आए हैं, और मोदी जी ने कहा है कि मेरा जन्म ही हुआ है कि इसको अगले टेन्योर में मैं 3 इकोनॉमीज में लेकर आऊंगा। इसमें क्या गलत है शरद जी, आप बताइए। आज सारे विश्व की इकोनॉमीज त्राही त्राही कर रही है, हम बेहतर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश है जहाँ केवल 5000 किलोमीटर सड़कें होती थी, यदि आज 5 लाख किलोमीटर सड़कें हैं। मैं अभी नरसिंहपुर जिले की चारों विधानसभाओं में होकर आ रहा हूँ। छोटी छोटी साई खेड़ा चले जाओ, आप चिचली चले जाओ, गाडरवाड़ा चले जाओ, अंदर से बाहर मोहानी चले जाओ, साहब पेट का पानी नहीं हिलता है शरद जी। और मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, अगली बार आप भी जरूर चाहिए, चुनाव का अवसर है, यही अवसर होता है नीचे तक जाने का। सर ये जो परिस्थिति, इसके पहले भी हम होकर आए, सड़कें पता नहीं लगती थी, खेत पता नहीं लगते थे कहाँ पर हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत महत्व, कटनी से चल के हम यहाँ पर 4 साढ़े 4 घंटे में आ जाते हैं सीधे नेशनल हाईवे पकड़ के। नहीं तो आपको ही बहुत अच्छे से मालूम है जबलपुर और भोपाल का जो नेशनल हाईवे था उसकी क्या परिस्थिति। सर आप राउंड पे जरूर आइए, लेकिन विकास के नंबर तो आप भारतीय जनता पार्टी को देंगे, और मुझे खुशी है कि चुनाव इसी पर ही होना चाहिए। बिल्कुल, ये जनता के हाथ में है, और जनता देख रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है उससे वो कितनी सहमत है, या कांग्रेस जो कह रही है उससे वो कितनी सहमत है। बोला है मैंने, इसलिए कोई पॉलिटिकल रिमार्क नहीं किया है। जी, और मुझे लगता है यही शैली कांग्रेस की भी है। जो बात वो कहती है तथ्यात्मक ही दावा उसका भी रहता है, आपकी भी बात है तथ्यात्मक। अब ये जनता के मन में है कि वो क्या सोचती। मनोज, ये इससे कोई इनकार नहीं करेगा, ये बात हम बार बार कहते हैं कि कुछ चूक या गलतियां हो सकती हैं किसी भी सरकार की, लेकिन कोई भी सरकार सत्ता से हटने का प्रयास नहीं करती है कि साहब हम इतना ख़राब काम करें कि लोग हमें कोस कर पानी पी कर हटा दें। हाँ, कुछ फैसले ऐसे हो सकते हैं जो फैसले अनइंटेंशनली किसी को हर्ट कर दें, यानी जनता को ही हर्ट कर दें, और जनता उससे नाराज़ हो, परेशान हो, तो वो फैसले करती है। नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से एक ताकत लगाते हैं, और पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उनको एक प्रमुख चेहरे के तौर पर इन 4 राज्यों के चुनाव में आगे करके चुनाव लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के और भी महत्वपूर्ण चेहरे शिवराज जी के साथ इस चुनाव में अब मोदी जी के साथ खड़े हैं। ये एक्सपेरिमेंट इस चुनाव में दांव पर भी लगा है। नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, राकेश सिंह जी हैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, कैलाश विजयवर्गीय जैसे दिग्गज और कद्दावर नेता हैं, सांसद हैं। ये एक्सपेरिमेंट प्रधानमंत्री का चेहरा, राज्य के मुख्यमंत्री का चेहरा, और उनके साथ अन्य प्रमुख लोगों का चेहरा, इसको आप किस तरह देखते हैं, और क्या आप मानते हैं कि ये वाकई बीजेपी का एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो आगे काफ़ी महत्वपूर्ण होगा उन परिस्थितियों में जब लड़ाई काफ़ी डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स नेचर की होती है? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों को कवर करते हैं शरद जी। तो जो जानकारी भी मेरे पास है, एक तो भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही, केंद्र का ये नेतृत्व मानकर चल रहा है, उसमें 2 तरह की चीजें हैं। जो हम फील्ड पर देख रहे हैं उससे तो हमें लगता है, जैसे आज ही हम बिंद में हैं, जब लोगों से बात कर रहे हैं तो हमें लगता है कि बिंद ने पिछली बार 2018 में बहुत अच्छा साथ भारतीय जनता पार्टी का दिया था, लेकिन अभी जब फील्ड में हम चर्चा करते हैं तो हमें लगता मेहनत तो दोनों दलों को करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि यदि प्रधानमंत्री या बाकी अन्य नेताओं के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है तो उसमें चिंता भी है, लेकिन जो रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, वो रणनीति ये है कि छत्तीसगढ़ के जो सर्वे कहें या बाकी अन्य चीजें कहें, छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती, राजस्थान में कसमकस की स्थिति है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस तो यही मानकर चल रही है, हम भी फील्ड पर देख रहे हैं कि कसमकस जैसी स्थिति बनी रहेगी। लेकिन बीजेपी का जो अंदरूनी सर्वे है
केंद्र का खासकर, उसे लगता है कि मैं गुजरात जैसा कुछ नया करके यदि यहां से कुछ कमजोर भी होते हैं तो एक नया मैसेज देने में कामयाब हो जाए कि एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। और इसलिए तमाम लीडर जिनका आप जिक्र कर रहे थे, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, तो उतारने के पीछे ये रणनीति नजर आती बीजेपी की। और इसमें जो पुराना कार्यकर्ता जिसके मन में कहीं ये लगा करता था कि क्या मुझे पार्टी पूछती नहीं है, मुझे याद नहीं करती, तो उनके लिए भी एक नई लाइन खोलना है, ये भी इसके पीछे नजर आता। तो बीजेपी बहुत ही रणनीतिक तौर पर आगे बढ़ रही है। लेकिन हम यदि फील्ड में जाते हैं, हम जितना महसूस करते हैं, तो ये मानकर चलिएगा कि चुनाव बहुत जोरदार है, बहुत दिलचस्प है और इसकी चिंता होगी बीजेपी की। बिल्कुल। जितेंद्र जी, शरद जी, तीसरे नंबर का प्रदेश बनाने के लिए कुछ तो योजना ऐसी होना चाहिए जो 2018 और 2015 और 2012 से शुरू होनी थी। आज एक भी योजना का जिक्र नहीं है। समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाह रही है। जो नेतृत्व 18 सालों से बैठा था उसकी बात ही नहीं हो रही, उसके चेहरे पर चुनाव लड़ने जाना नहीं चाहते। कारण क्या है? कारण यह है कि एंटी इनकम्बेंसी, लगातार झूठी घोषणाएं। आज एक पार्क की बात की गई, अरे एक ग्लोबल स्किल पार्क 2017 में भोपाल में शुरू होना था, पता नहीं है उसका कहाँ गया। आज आप 5 और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात करने लगे हैं। देखिए, जनता समझ गई है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मैसेज चला गया है और मुझे लगता है उनकी समझ में आ गया है। आज ये देखिए, आप जहां से इतने केंद्रीय मंत्री उतारे, उसके पीछे कारण समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी चिंतित है सरकार को लेकर के। आप ये बताइए कि आज जब मध्य प्रदेश में तीसरे नंबर पर प्रदेश लाएंगे कैसे, जब किसान समृद्ध होगा, किसान की कर्ज माफी होगी, नौजवान को रोजगार मिलेगा। आज उसकी बात नहीं है। डॉक्टर वाजपेयी जी, देखिए, अब कोई देखने ही नहीं चाहे तो मैं क्या करूं। देखिए शरद जी, मैंने आपको सड़क का उदाहरण दिया था। क्या शरद जी टोक देंगे मेरे को, समय ज़्यादा हो जाएगा। सिंचाई, वही खेत है शरद जी, वही गेहूं है, वही किसान है। उस समय 7 लाख एकड़ में होती थी, आज 40 लाख से ऊपर 47 लाख एकड़ में यदि सिंचाई हो रही है, तो नतीजा क्या है? गेहूं में हम नंबर 1 हैं, मक्के में हम नंबर 2 हैं। सर, मैं तो उस कॉरपोरेशन में रहा हूँ शरद जी, दूसरे और तीसरे नंबर पर हम लोग राइस में, पैडी में चल रहे हैं। तो आप इस बात को समझिए, इस बात को कि साहब हम इन फसलों के उत्पादन में हमने उत्पादक क्षमता बढ़ाई है, ऐसे बढ़ता है आदमी आगे। 12,000 रुपये साल का एक कृषक को किसान कल्याण निधि मिल रही, ये पहले नहीं मिल रही थी। 1 रुपये किलो गेहूं चावल से हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई आपके किचन के चलने में कोई दिक्कत ना आए। आज सर 2 लाख लोगों को मकान दिए गए हैं शरद जी, 2 लाख लोगों को चाबियां दी गई हैं शरद जी। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं पहले भी आपके सामने बोल चुका हूं, ऐसे बढ़ता हूं। नहीं सर, प्रदेश आगे बढ़ेगा शरद जी, मैं क्षमा के साथ ये जरूर कहूंगा। हमारा विजन मजबूत है, प्रत्याशी बिल्कुल सही है। 3 मंत्री हमारे पास थे, हमने उतारे हैं। 230 में से आप भी कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह को बोलिए चुनाव लड़े। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप सत्ता में करीब 2 दशकों का समय पूरा करते हैं तो आप जाहिर तौर पर जनता की अपेक्षाओं की कसौटी पर खरे उतरते हैं, तभी आपको जनादेश मिलता है करीब करीब 20 सालों का। तमाम राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, लेकिन इसके साथ एक महत्वाकांक्षाओं का ज्वार भांटा भी पैदा होता है जनता के मन में। ये दे दिया, अब ये चाहिए, ये चाहिए। उनको ठीक तरह से समझकर उनको समायोजित करके आगे बढ़ना, ये हर राजनीतिक दल के लिए एक बड़ी चुनौती है। बीजेपी मध्य प्रदेश में इस चुनौती का सामना कर रही है निश्चित तौर पर, लेकिन गुजरात का उदाहरण भी उसी के सामने है, जहां उसने 3 दशक की सरकार में एंटी इनकम्बेंसी को बगल करके सर्वाधिक प्रचंड जनादेश हासिल करके पिछला चुनाव जीता है। तो क्या ये उसकी कवायद है जिसकी तरफ मनोज इशारा कर रहे थे, या उस चिंता की भी ये प्रतिक्रिया है जिसकी तरफ भी मनोज ने इशारा किया? लेकिन कुल मिलाकर ये चुनावी पंडितों के लिए बहुत ही रोचक चुनाव है और ये बताता भी है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी जहां एक रिकॉर्ड के साथ जीत की तरफ चिंता के साथ भी बढ़ रही है, वहीं कांग्रेस भी चुपचाप अपनी शैली में बीजेपी को मजबूत जवाब देने की तैयारी कर रही है। बहुत ही दिलचस्प चुनाव है, बेहिचक आप कह सकते हैं, क्योंकि जिस चुनाव में केंद्रीय नेतृत्व अपना सब कुछ झोंक दे, वो चुनाव क्यों ना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया मनोज जी, धन्यवाद डॉक्टर तेज वाजपेयी, धन्यवाद जितेंद्र जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का हमारा खास बुलेटिन मोर माटी मोर खबर। नमस्कार।